गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोक्स फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला क्या है, स्टोक्स लॉ कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आपका कि सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था आपका हाइडेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, और जो है आपका इसी तरह से आपके एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है लिक्विड ड्रॉप में कितना होता है वो पढ़ा था हमने। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स फार्मूला कह दीजिए या लॉ कह दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी लगता है कि बच्चों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया लाइक से दें, कमेंट से दें, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की तो सोचते हैं कि चलो बच्चे के लिए और ज़्यादा जो है मेहनत की जाए। तो आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ, नाम से पता चल रहा है स्टोक्स, इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। चूंकि ये फॉर्मूला जो है उन्होंने दिया है इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टोक्स फार्मूला, और वी कैन से स्टोक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम है और पूरी संभावना है 80 to 90% वो पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो इसको समझने के लिए स्टोक्स ने जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि कोई आपके पास कोई बिस्कस मीडियम है, बिस्कस मीडियम मतलब जिसमें सपोज कोई बिस्कस फ्लूइड है, ठीक है। सब ये आप विस्कोसिटी में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि विस्कस फोर्स जहाँ होती है वहाँ विस्कोसिटी का कंसेप्ट होता है। अब विस्कोसिटी का काम क्या होता है, उन विस्कोसिटी भी होता है कि रिलेटिव मोशन होता है दो लेयर्स के बीच में, वो अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का काम करता है। इससे हम फ्रिक्शनल फोर्स कह लीजिए या ड्रैगिंग फोर्स कह लीजिए, ड्रैग फोर्स करना, इसको हम समझते हैं। मैं आपको ऐसा समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल की तरफ से। आप देखिए या फोर्स करना, देखिए जैसे सपोज कोई आपका ये बिस्कस मीडियम है। कैसा मीडियम है? बिस्कस, बिस्कस मीडियम। और इस बिस्कस मीडियम में क्या है, बिस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, लाइक दिस। बिस्कस फ्लूइड क्या भरा हुआ है इसमें? बिस्कस फ्लूइड, ठीक है। इस बिस्कस मीडियम में, इस बिस्कस फ्लूइड में यदि मैं कोई स्पेरिकल बॉडी ले लूं, मेटेलिक बॉडी, सपोज मैं कोई स्पेरिकल बॉब ले रहा हूं, मेटेलिक बॉब ले रहा हूं जो कि स्पेरिकल शेप में है, लाइक दिस। और ये स्पेरिकल बॉडी जो है, ये मेटेलिक बॉडी जो है, सपोज इसको मैंने बी वेलोसिटी दी और बी वेलोसिटी से ये बॉडी क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है इस तरह से, ठीक। अब चूंकि मीडियम कैसा है, बिस्कस मीडियम है, बिस्कस मीडियम है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा, ईटा। क्योंकि मीडियम कैसा है, बिस्कस, तो अगर मीडियम बिस्कस है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, ईटा, तो डिनोटेड बाय ईटा, ठीक है। अभी बॉब है, स्पेरिकल बॉब है, मेटेलिक बॉब है, इसका कुछ रेडियस भी होगा, तो मैंने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है आपका स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ बॉब, ठीक। अभी जब आगे की ओर मूव करेगा, आपको पता है कि आपने इस स्पेरिकल बॉडी को या मेटेलिक बॉडी को एक विस्कस लिक्विड में ले रखा है, तो जब आगे की ओर मूव करेगा, तो हमने विस्कोसिटी में पढ़ा था कि एक लेयर जो है जब आगे की ओर मूव करती है तो वो अपने साथ दूसरी लेयर को भी खींचने का प्रयास करती है, उसको भी अपने बी वेलोसिटी से आगे की ओर खींचती है। जैसे ये देखो, जैसे स्पेरिकल बॉब है, इसके कांटेक्ट में जो लेयर्स होंगी, जैसे एक लेयर ये होगी कांटेक्ट में, दूसरी लेयर ये होगी कांटेक्ट में, ठीक है। बाकी लेयर्स जो है दूर दूर की लेयर्स होगी, जैसे ये आपका मैं दिखा देता हूँ, बाकी दूर दूर की लेयर्स होगी, जैसे ये दूर की लेयर्स होगी इससे, ये भी इस बॉब से दूर की लेयर हो गई, ये और दूर की लेयर हो गई, ये और दूर की लेयर हो गई। इस तरह से जो है हम इनको दिखाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो, ये बॉब है, स्पेरिकल बॉडी है, इसके कांटेक्ट में एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। जब ये बी वेलोसिटी से ये बॉब जो है, स्पेरिकल बॉडी जो है आगे की ओर मूव करेगी बी वेलोसिटी से, तो अपने साथ जो ये ब्लैक वाली लेयर है, इसको भी, जो इसके कांटेक्ट में लेयर है, इन दोनों लेयर्स को ये अपने साथ बी वेलोसिटी से खींचने का प्रयास करेगी। लेकिन ये ऊपर की जो रेड लेयर्स है ये किसमें है, रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, ये कांटेक्ट में नहीं है स्पेरिकल बॉब के। तो ये ऊपर वाली लेयर जो है इन नीचे वाली लेयर्स को जो है आगे नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन काम करता है। हमने बताया था विस्कोसिटी, जब हमने पढ़ा था, जिन्होंने अभी विस्कोसिटी का लेक्चर नहीं देखा हो, पहले विस्कोसिटी पढ़ लें और फिर इस कंसेप्ट को समझ लें। मैंने पहले ही कहा था आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होगी।
तो वहां हमने पढ़ा था कि वहां दो लेयर्स के बीच में जो है एक रिलेटिव मोशन होता है, और रिलेटिव मोशन होता है जहां पर रिलेटिव मोशन होता है किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। और सभी को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो एक अपोजिंग फोर्स है, अपोज करता है। यदि बॉब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसे कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स भी कहते हैं, इसे ड्रैग करना, और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया है। यदि कोई बॉडी जो है, कोई स्फेरिकल बॉडी जो है, मेटेलिक बॉडी जो है बी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है, तो उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड की लेयर्स होगी वो उसको भी अपने साथ खींच के आगे की ओर लेके जाती है बी वेलोसिटी के साथ। लेकिन जो बाकी के लेयर्स जो रेस्ट में है, जो कांटेक्ट में नहीं है, वो उस लेयर्स को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन काम करता है। रिलेटिव मोशन मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसको पीछे की ओर खींचने का प्रयास करता है। ये देखो, ये बी वेलोसिटी से ये बॉडी आगे की ओर मूव कर रही है, इस लेयर्स को भी आगे ले जा रही है, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको पीछे की ओर खींच रही है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। यदि आप उसको डेफिनेशन के फॉर्म में आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर देखो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। स्टोक्स लॉ कहता है व्हेन अ सॉलिड बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी थ्रू अ लिक्विड। जब कोई सॉलिड बॉडी, हमने सॉलिड बॉडी यहाँ पे क्या ले रखा है, इस पे ले रखा है। जब किसी सॉलिड बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड, और लिक्विड कैसा होना चाहिए, विस्कस लिक्विड होना चाहिए, विस्कस मीडियम, विस्कस लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड बोल लो चाहे फ्लूइड बोल लो, बात एक ही है। क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लिक्विड को यहाँ फ्लूइड से ही संबोधित कर रहे हैं, सो डोंट कंफ्यूज। तो जब किसी सॉलिड बॉडी को जो है हम लिक्विड में डालते हैं, विस्कस लिक्विड में डालते हैं, तो कॉमा द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वो कह रहा है कि जब आप स्फेरिकल बॉडी को जो है, सॉलिड बॉडी को जो है लिक्विड में डालोगे, तो उस बॉडी के कांटेक्ट में जो लेयर्स होगी वो लेयर भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिस वेलोसिटी से ये स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी जो है यहाँ पे बी वेलोसिटी से मूव कर रही है आगे की ओर। तो इसके कांटेक्ट में जो ये ब्लैक लेयर्स है, इसके कांटेक्ट में जो ये ब्लैक लेयर्स है, ये भी बी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करने का प्रयास करती है। आगे क्या कर रहा है वो, वाइल द लिक्विड एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम इट इज एट रेस्ट। जो लिक्विड के लेयर्स जो है इस स्फेरिकल बॉडी से दूर है, जैसे ये रेड वाली देखो, ये दोनों क्या है, दूर है। तो ये जो दूर है लिक्विड की लेयर्स, ये कैसी होगी, रेस्ट अवस्था में होगी। Thus the body produces a relative motion। देखो कैसा मोशन प्रोड्यूस करती है बॉडी, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। जो दूर की लेयर्स है वो रेस्ट में है, और जो कांटेक्ट में है उनको आगे की ओर खींचने का प्रयास करती है, जिसके कारण से जो है रेस्ट वाली लेयर्स और मोशन वाली लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन काम करता है। और उस रिलेटिव मोशन के कारण जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैगिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और ये फोर्स जो है, ये ड्रैगिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, इसको बताया था स्टोक्स ने। स्टोक्स ने बताया कि ये फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जहां पे ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, और बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो सीधा सीधा अभी हम इसको समझाते हैं। आगे देखो, दिस इज अपोज्ड बाय द विस्कस फोर्स इन द लिक्विड। तो जो ये रेस्ट में जो लेयर है और जो मोशन में लेयर है, रिलेटिव मोशन के कारण जो है इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये जो अपोज करता है एफ फोर्स के साथ। अब हम देखेंगे कि जो ये कैपिटल एफ फोर्स जो है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये कैपिटल एफ जो फोर्स है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, अपोज कर रही है, जो बॉडी बी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन जो है, बैकवर्ड डायरेक्शन से जो है, अपोजिट डायरेक्शन से जो है फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, वो जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका, ईटा के। ईटा होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फोर्स, ये फोर्स कौन सी है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, किसकी, स्फेरिकल बॉडी की। ये फोर्स जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ईटा। ईटा बोले तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखो ये फोर्स जो है कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के। तो आपको पता है यदि लिक्विड कैसा है, विस्कस लिक्विड है, मीडियम कैसा है, विस्कस मीडियम है, तो जितनी ज्यादा मीडियम विस्कस होगा उतनी ज्यादा उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी उतनी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। दूसरा फैक्टर्स,
एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। वी होता है वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ बॉडी। यदि जो हमारी स्पेरिकल बॉडी थी, यदि वो बहुत तेज स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है तो वो क्या करेगी, उसके कांटेक्ट में जो लेयर्स थी, ब्लैक वाली जो लेयर्स थी, उनको भी वो उसी स्पीड से आगे की ओर बढ़ाएगा। और यदि वो उन लेयर्स को उतनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ाएगा तो उसी स्पीड से जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आपने देखा होगा जितनी भी बॉडीज होती है जो कि हाई स्पीड से मूव करती है, जैसे कि आपने देखा होगा एरोप्लेन होता है, मिसाइल होती है, इसी तरह से आपका रॉकेट होता है, उन सब की आगे की शेप देखिए आपने कैसी होती है, ऐसी नॉक होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब नाक की तरह होती है आगे की शेप। ऐसी शेप उसकी क्यों होती है? ऐसी शेप इसलिए होती है क्योंकि ये जो आगे की शेप होती है, क्योंकि वहां पे जो है जितना ज्यादा वो होगा आपका, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उतना ज्यादा वो मीडियम विस्कस होता है। और आगे की शेप इसलिए होती है ऐसी क्योंकि ये जो है एयर के रेजिस्टेंस को चीरते हुए कम करते हुए आगे की ओर मूव करती है, इसलिए आगे से प्लेन होती है। तो आपने देख लिया कि एफ जो है किस तरह से वी पे डिपेंड कर रहा है। वी मीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हाईली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, वहां पे विस्कोसिटी भी उनकी, वहां पे विस्कोसिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण से जो है उनकी शेप ऐसी स्ट्रीमलाइन होती है। और स्ट्रीमलाइन शेप होने के कारण जो है वो एयर को रेजिस्ट करती है और आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तीसरा फैक्टर है एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रेडियस के। रेडियस मीन्स हो गया शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी जो है छोटे साइज की है, बड़े साइज की है, उसकी शेप कैसे, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, कौन है, क्या है, उस पे भी ये जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन लगने वाली फोर्स डिपेंड करती है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने देखा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? ईटा आर वी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इनके कोफिशिएंट ले लिए, ईटा का कोफिशिएंट ए, आर का कोफिशिएंट बी, अब बी का कोफिशिएंट सी। एक कोफिशिएंट इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जो यहाँ पे आपने 11th क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट पढ़ी है, उसकी उस मेथड का यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पे। नाउ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो f इज इक्वल टू, जब कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम मैंने दिया k। k कोई कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने पर आया, बाकी सब एज इट इज रहेगा। देखिए ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज जब करते हैं तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। ये कुछ बेसिक्स क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। तो फोर्स, जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसको रहने दीजिए। इसी तरह से आपका ईटा का होता है, ईटा मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml की पावर -1 और t की पावर -1। रेडियस बोले तो डिस्टेंस का कितना होता है? l, तो ये हो गया l की पावर b। और इसी तरह से आपका वेलोसिटी बोले तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? lt की पावर -1 होल ब्रैकेट c। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, फोर्स mlt की पावर -2, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होती है। ईटा मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका होता है ml की पावर -1, t की पावर -1, रेडियस का l होता है और b का lt -1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर a लगाना भूल गए, सॉरी a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इनके कोफिशिएंट जो है कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसको, इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। यदि मैं ब्रैकेट्स को खोलता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा mlt की पावर -2, mlt की पावर -2 इज इक्वल टू आपका, यहां से देखो m, यहाँ पे m है, यहाँ m नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? m की पावर a। दूसरा देखो l देखो l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, l की पावर क्या हो जाएगा? l की पावर -a। दूसरा, क्योंकि बेस सेम जब होता है, देखो यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या हो जाएगी? -a + b, और यहाँ तो
और यहाँ प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह टी का देख लेते हैं। टी देखो यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी और लास्ट में टी है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस ए और माइनस सी। ये आपने 11th क्लास में भी करा होगा, बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये के लगाना भूल गया, सॉरी के लगा देता हूँ, ये के आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, l है, यहाँ पे भी l है, t है, तो यहाँ पे भी t है। कोफिशिएंट कंपेयर, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ m l t ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो देखो जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे m का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे m का कोफिशिएंट क्या है 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे a इज इक्वल टू 1। इसी तरह से यहाँ l का कोफिशिएंट कितना है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे l का 1 है। और यहाँ t का देखो, t का कोफिशिएंट कितना है माइनस ए माइनस सी, और t का कितना है माइनस 2। तो देखो t का कोफिशिएंट यहाँ कितना है माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे t का कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 के बराबर रख लो। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 1, इस a की वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, जब यहाँ रखूंगा तो मिलेगा माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, इस माइनस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 1, माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, निशान किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 मिल गया, सी इज इक्वल टू भी 1 मिल गया। अब एल का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एल का कोफिशिएंट देखो यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख लीजिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये एल का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, इस वाले एल के कोफिशिएंट के। यहाँ पे एल का कोफिशिएंट कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो एल का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसको 1 के इक्वल रख देंगे यहाँ पे। अब देखो माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, इस 1 को उठा के यहाँ रख देंगे, प्लस बी तो निकालना है हमें, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, इस 1 को रख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1, माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1। तो इस a b और c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जो हमने यहाँ पे मानी थी k इज इक्वल टू ईटा a r की पावर b और b की पावर c। ये इक्वेशन फर्स्ट थी यहाँ पे, देखो f इज इक्वल टू k ईटा की पावर a r की पावर b v की पावर c, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब इन वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f इज इक्वल टू के ईटा की पावर a थी, a की जगह क्या रखूंगा 1 रख दिया, r की पावर b थी, b की वैल्यू कितनी है 1 रख दूंगा, v की पावर c थी और c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दूंगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ f इज इक्वल टू के ईटा आर बी, ठीक है। अब स्टोक्स ने जो ये के शुरू से लेकर लास्ट तक घूमते आ रहा है, के जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। इसकी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, जो उसने वहां लैब में उस टाइम फाइंड किया वही वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं। उसने इस के को फाइंड किया और इस के की वैल्यू दी उसने 6 पाई, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द स्टोक्स फार्मूला, स्टोक्स फार्मूला है इसको। ये जो k है ना, ये k कांस्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक चलाइए, लेकिन इस k की जो वैल्यू है दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड करी गई है, हमने नहीं फाइंड करी। स्टोक्स ने जब ये लॉ दिया तो उसने लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया और उसने पाया कि जो k की वैल्यू 6 पाई की इक्वल आती है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में 16 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उसमें ये पूछ सकता है कि स्टोक्स लॉ फॉर्मूला इज f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, 2 पाई ईटा आर बी एंड ऑल, इस तरह से। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, और डेरिवेशन के पर्पज से यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन भी पूछ सकता है। इसके अलावा स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है, वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ, तो याद रखिए स्टोक्स लॉ के लिए आपका जो मीडियम होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि यदि मीडियम इनफाइनाइट नहीं हुआ
तो वहाँ पे जो लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चल पाएगा। मीडियम कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। दूसरा, इस पर बॉडी जो आप ले रहे हो वो स्मॉल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो, इससे और अपना स्मूथली वो मूव करें। तो ये कुछ रीजन्स है जिससे जो कि स्टोक्स लॉ को वैलिडिटी को बताते हैं कि स्टोक्स लॉ कब वैलिड होगा। तो कुछ कारण है, ये भी आपको याद रखना है। आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन याद रखना है, और इसकी वैलिडिटी की किस कंडीशंस में जो है स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।